जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदेय सर क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग AIBE की परीक्षा से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में आज फिर से उपस्थित हूँ मैं, काली शंकर शारदे। आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के तहत एक मुस्लिम पत्नी विवाह विच्छेद की मांग कर सकती है यदि उसका पति कितने वर्ष तक वैवाहिक दायित्व निभाने में विफल रहता है। ऑप्शन है आपके सामने 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। उत्तर देने का प्रयास करिए। ये मामला फैमिली लॉ का है। फैमिली लॉ में जाएंगे, फैमिली लॉ के बेयर एक्ट में, उसमें मुस्लिम लॉ में जाएंगे तो ये एक्ट आपको खोलना है, मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939। ठीक है, उसमें देखिए कि विवाह विच्छेद की बात किस धारा के तहत किया गया है, वहाँ पे उत्तर आपको मिलेगा। इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है बी, यानी कि 3 वर्ष। 3 वर्ष तक यदि उसका पति वैवाहिक दायित्व निभाने में विफल रहता है तो फिर वो विवाह विच्छेद की मांग कर सकती है। हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा के तहत द्विविवाह के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? यह भी मामला फैमिली लॉ का ही है। ठीक है, धारा 15, धारा 16, धारा 17, धारा 18। हिंदू विवाह अधिनियम में जाएंगे, वहाँ खोजने का प्रयास करेंगे। इन 15, 16, 17, 18 क्रम से दिया गया है, आप आसानी से खोज सकते हैं कि द्विविवाह के लिए दंड का प्रावधान किसमें किया गया है। उत्तर देखते हैं इसका सी, यानी कि धारा 17 में द्विविवाह के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के तहत? यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हिंदू विवाह अधिनियम अभी ऊपर वाले प्रश्न में था, 1955 का उल्लेख नहीं किया गया था। तो ऐसे जितने एक्ट हैं, ठीक है, एक्ट और उनका वर्ष जरूर याद रखें। कई बार मिलाने को दे देता है कि यह किस वर्ष अधिनियम किया गया तो 1955 नहीं देगा, पूछ देगा कि किस वर्ष अधिनियमित किया गया। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, जो भी है। तो देखते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के तहत एकोदर रक्त, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, एकोदर रक्त शब्द को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन है धारा 5, धारा 3 घ, धारा 4, धारा 2 ख। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में जाएंगे, उसके बाद इन धाराओं को देखेंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा कि एकोदर रक्त शब्द मिलेगा आपको। उसके बाद आप अपना आंसर लगा सकते हैं। इसका उत्तर देखते हैं बी ऑप्शन, यानी कि धारा 3 घ के तहत एकोदर रक्त शब्द को परिभाषित किया गया है। जनहित याचिका को कहाँ दायर किया जा सकता है? जिला न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में या फिर बी और सी दोनों में? जनहित याचिका PIL जिसको बोलते हैं, इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। 61 का है उत्तर आपके पास, ये डी, यानी कि बी और सी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में जनहित याचिका को दायर किया जा सकता है। जनहित याचिका की अवधारणा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित सिद्धांतों के अनुकूल है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, न केवल AIB बल्कि PCS, JAPO, अन्य कंपटीशन के जो एग्ज़ाम हैं सबके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनहित याचिका की अवधारणा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित सिद्धांतों के अनुकूल है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 29(1), अनुच्छेद 39(a), अनुच्छेद 44(a). 62 का आंसर है सी, यानी कि अनुच्छेद 39(a) के में निहित जो है सिद्धांतों के अनुकूल है। PIL का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटेंडेड लिटिगेशन, प्रोसिक्यूटर इंटरेस्ट लिटिगेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, AIB में भी शायद ये पहले पूछा जा चुका है। PIL का फुल फॉर्म आपको बताना है। 63 का आंसर देखते हैं। आंसर है इसका ए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन
या पारेषण करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 66, धारा 67, धारा 65, धारा 49। किस धारा के तहत अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन या पारेषण करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में जाएंगे, साइबर लॉ में जाएंगे, वहाँ आपको सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धाराओं को देखना है। 66, 67, 65, 49 से शुरू करेंगे, 49, फिर 65, फिर 66, फिर 67, क्रम से देखते जाएंगे, समय कम लगेगा। देखिए वहाँ पे क्या व्यवस्था की गई, उसके बाद अपना आंसर लगाइए। 64 का उत्तर है बी, यानी कि धारा 67 के तहत। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत साइबर सुरक्षा को परिभाषित किया गया है? देखिए यहाँ परिभाषा, इसके पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि परिभाषा की बात जहाँ आती है तो समझ लीजिए किसी भी अधिनियम में वो शुरुआत में ही रहेगा। ठीक है, शुरुआती 2-4 धाराओं के तहत ही शब्दों को परिभाषित किया जाता है। यहाँ साइबर सुरक्षा को परिभाषा को पूछा गया है, कहाँ किया गया है, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में जाएंगे। उसके बाद देखेंगे धारा 2, धारा 2 क ख, धारा 2 ढ क, धारा 2 ढ ख। बहुत आसान है, एक धारा के तहत सारी चीज़ें हैं। 65 का उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि धारा 2 ढ ख। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 लागू हुआ। देखिए किसी भी एक्ट के बारे में दो सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। कब अधिनियमित किया गया और कब लागू हुआ, दोनों का डेट अलग होता है। अधिनियमित से तात्पर्य है कि राष्ट्रपति या फिर गवर्नर, तत्कालीन गवर्नर किस डेट को उस अधिनियम को, उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान करते हैं, तब वो अधिनियमित होता है। कोई भी विधेयक गवर्नर की स्वीकृति के बाद ही अधिनियम बनता है, जबकि लागू होने की डेट जब गवर्नमेंट उसको लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करती है तो वो डेट इश्यू करती है कि फला डेट से ये लागू होगा। तो यहाँ ऑप्शंस हैं 25 अप्रैल 1872 को, 1 सितंबर 1872 को, 1 जुलाई 1872 को या 24 मार्च 1872 को। इसका उत्तर देखते हैं बी ऑप्शन, यानी कि 1 सितंबर 1872 को यह भारतीय संविदा अधिनियम 1872 लागू हुआ। निविदा आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना है, क्या है? वार्ता के लिए आमंत्रण है, प्रस्थापना के लिए आमंत्रण है, प्रस्थापना है या वचन है? निविदा आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना क्या है? इसका उत्तर देखते हैं 67 का उत्तर है बी, यानी कि प्रस्थापना के लिए आमंत्रण है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2D में परिभाषा दी गई है। देखिए यहाँ सीधे परिभाषा पूछ दिया गया। धारा 2D में परिभाषा दी गई है किसकी? प्रस्तावना, स्वीकृति की, वचन की या प्रतिफल की? भारतीय संविदा अधिनियम में जाएंगे, धारा 2D यानी 2 घ देखेंगे उसमें किसकी परिभाषा दी गई है। 68 का आंसर है डी, यानी कि प्रतिफल की परिभाषा धारा 2D में दी गई है। कौन सा कथन सत्य है? शून्य करार हमेशा अवैध है, अवैध करार हमेशा शून्य है, शून्यकरणीय संविदा हमेशा अवैध है, अवैध करार हमेशा शून्यकरणीय है। यहाँ करार की बात हो रही है, मतलब ये संविदा अधिनियम से संबंधित है। आपको सत्य कथन चुनना है। 69 का आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि अवैध करार हमेशा शून्य होता है। यही सत्य है, बाकी असत्य हैं। अगला प्रश्न है, एक्स ने एक विज्ञापन के माध्यम से 5000 रुपये का पारितोषिक किसी को भी देना प्रस्तावित किया जो उसके खोए हुए पुत्र को वापस ले आएगा। वाई एक्स के पुत्र को लाता है। अब निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में वाई पारितोषिक पाने का हकदार होगा? ठीक है, जब उसने विज्ञापन पढ़ा हो और पुत्र को खोजना प्रारंभ किया हो और उसको लाया हो। बी ऑप्शन है, जब उसने पुत्र को खोजना प्रारंभ किया वह पारितोषिक के बारे में नहीं जानता था, परंतु
पुत्र को लाने के पहले विज्ञापन के बारे में जान गया था। जब वह एक्स के पास पुत्र को लाने के समय तक विज्ञापन के बारे में जानता ही नहीं था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए कि किन परिस्थितियों में वाई पारितोषिक पाने का हकदार होगा। 4 ऑप्शन, 70 का उत्तर देख लेते हैं। ए ऑप्शन, यानी कि जब उसने विज्ञापन पढ़ा हो और पुत्र को खोजना प्रारंभ किया हो और उसको लाया हो, तभी वो पारितोषिक पाने का हकदार होगा। अगला प्रश्न है, एक प्रस्थापना ब को जो नदी के दूसरे किनारे पर खड़ा है करता है, ब ऊंची आवाज़ में प्रस्ताव को स्वीकार करता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसमें अ के विरुद्ध प्रस्थापना की अभिस्वीकृति की संसूचना पूर्ण मानी जाएगी। एक प्रस्थापना ब को जो नदी के दूसरे किनारे पर खड़ा है करता है, ब ऊंची आवाज़ में प्रस्ताव को स्वीकार करता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसमें अ के विरुद्ध प्रस्थापना की अभिस्वीकृति की संसूचना पूर्ण मानी जाएगी। ऑप्शन है, जब ब उत्तर देता है परंतु अ ने उत्तर को नहीं सुना है। बी ऑप्शन है, जब अ ब को संसूचित करता है कि उसने अभिस्वीकृति की सूचना प्राप्त कर ली है। सी ऑप्शन है, जब ब द्वारा किए गए कथन को अ सुन लेता है। या डी ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद उत्तर देने का प्रयास करिए। 71 का उत्तर देख लेते हैं। सी ऑप्शन, यानी कि जब ब द्वारा किए गए कथन को अ सुन लेता है तभी संसूचना पूर्ण मानी जाएगी। ठीक है, आगे देते हैं। एक संविदा अवयस्क द्वारा की जाती है। अब 4 ऑप्शन हैं। वह वैध एवं बाध्यकारी है, आरंभ से ही शून्य है, अवयस्क के स्तर पर शून्यकरणीय है, किसी भी पक्षकार के स्तर पर शून्यकरणीय है। एक संविदा अवयस्क द्वारा की जाती है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसका उत्तर देख लेते हैं। 72 का बी, यानी कि आरंभ से ही शून्य है। ये थे कुछ प्रश्न EIB की परीक्षा से संबंधित। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कल के यानी कि 5 फरवरी 2023 को जो परीक्षा आयोजित हो रही है, जो कि कल ही है, उसके लिए और बिना घबराहट के गंभीरतापूर्वक धैर्य बनाकर खोजने का प्रयास करिए, एग्ज़ाम देने का प्रयास करिए। ठीक है, पूरी आशा है कि आप लोगों ने मेहनत की है और आप सभी अवश्य उत्तीर्ण होंगे। धन्यवाद।